4 अप्रैल 2022 को जो जीव विज्ञान का पेपर हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य है? तो डबल फर्टिलाइजेशन को पूछा गया था। तो एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, यानी कि इसमें दूसरा वाला सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। जहां पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है तो नाभिका या हाइलम से जुड़ा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही होगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है टीबी के टीके का नाम है। टीबी का टीका बीसीजी का टीका कहलाता है। बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर का वाला क्वेश्चन है पुष्प में दल का क्या कार्य है। तो जो पुष्प में दल होते हैं ये रंगीन होते हैं और रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को आकर्षित करना इनका कार्य होता है। कीटों को आकर्षित करना इनका कार्य होता है। फिर अगला है वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो वृषण के 2 प्रमुख कार्यों में पहला कार्य हो जाएगा नर हार्मोन का स्राव करना, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना, और दूसरा हो जाएगा शुक्राणुओं का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना। फिर अगला है आईयूडी का पूरा नाम क्या है। तो इंट्रायूट्रीन डिवाइस होता है। इंट्रायूट्रीन डिवाइस ये गर्भ को रोकने की एक विधि है। इसे कॉपर टीबी कहा जाता है। कॉपर टीबी इसका नाम है आईयूडी का। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए वृषण के कार्य मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। डाउन सिंड्रोम बहुत बार आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। कई सारे मॉडल पेपर में मैंने रखा था और डाउन सिंड्रोम आ गया। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्र में जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं पेयर में, तो 21वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और 3 गुणसूत्र होने से ट्राइसोमी अवस्था हो जाती है। तो ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है, ये विकार उत्पन्न हो जाता है और इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसीलिए इसको मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है। फिर अगला है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। 2 अंतर लिखना है। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, और जो यूकैरियोटिक डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है, ये केंद्रक में पाया जाता है अथवा न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें 1 गुणसूत्र होता है और जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। लघु उत्तरी का तीसरे का पहला है रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये रेड डाटा बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है इसकी रोकथाम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। तो रेड डाटा बुक क्या है, ये इसमें जो छाती आशंकित जातियां हैं, छाती आशंकित जातियों की लिस्ट है, ये छाती आशंकित जातियों की लिस्ट है, इसीलिए इसको रेड लिस्ट भी कहा जाता है। इसमें जो जातियां विलुप्त हो गई हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है ताकि वहां से देखकर उनको लुप्त होने से बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। फिर अगला है मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के उपाय बताइए। तो जो मलेरिया रोग है ये एक संघ प्रोटोजोआ का जंतु होता है, प्लाज्मोडियम से होता है और इसको फैलता कैसे है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसकी रोकथाम के उपाय कैसे करेंगे, तो गंदगी की रोकथाम करके कर सकते हैं और जो रोगी व्यक्ति है उसको दूर रख के कर सकते हैं, डिपेंडाल दवाई दे सकते हैं, आदि दवाओं को देकर के इसको रोका जा सकता है। फिर अगला है पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो देखिए पेय पदार्थ और डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीवों की सहायता से किण्वन विधि से बनाया जाता है। जैसे डबल रोटी में है तो डबल रोटी में ये जो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। जो ईस्ट होता है ये ईस्ट सैक्रोमाइसीस सेरेविसी से किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। फिर इसी में घ नंबर है पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता क्या है। तो कई बार मैंने बताया था पुनर्योगज डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता, और देखिए आ गया प्रश्न। तो पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, जब
किसी एक जीव, ये दूसरा जीव, ये इसके डीएनए को निकाला गया, इसके डीएनए को निकाला गया, एक नया जीव बनाया गया, एक नया डीएनए बनाया गया, इसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और इसकी उपयोगिता क्या है? तो पुनर्योगज डीएनए के माध्यम से जैसे फसलों का निर्माण किया गया है तो इन फसलों से अधिक उत्पादन होता है। ऐसे जीव अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह बनाई गई तो अधिक अंडे देती हैं, गाय बनाएगा तो अधिक दूध देता है। बहुत सारे इसके उपयोग है, चिकित्सा में भी उपयोग है। इसी तरह आप उपयोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वाले में मैंने बताया था कि बीटी कपास पर टिप्पणी जरूर आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए बीटी कपास पर टिप्पणी आ गई है। और बीटी कपास मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वाले में, बीटी क्या होता है? बैसिलस थोरिनजिएसिस होता है। और इस जीवाणु, जो ये जीवाणु होता है, ये मिट्टी में पाया जाता है, बैसिलस थोरिनजिएसिस। और इसके स्पोरों में एक एंटीटॉक्सिन विष, एंटीटॉक्सिन जैव विष होता है और उसी की सहायता से ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है, जिससे इसके द्वारा बनाई गई फसलें कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, कीटों को उसमें कीट नहीं लगते हैं। तो इस तरह से टिप्पणी लिख देना था। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर का पहला है एक आवृत बीजी पौधा का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का चित्र। देखिए बीजांड की संरचना का चित्र मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परागकोश भी बताया था लेकिन वो नहीं आया, बीजांड आ गया है। बीजांड की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 10 चित्र मैंने बताए थे उसमें भी था। और बीजांड की संरचना आपको इस तरह से बनाना था, ऐसे ऐसे ये इधर द्वार हो जाएंगे, ये इधर, और बीच में भ्रूणकोश बना करके यहाँ पर अंडकोश का है, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक इधर बना देना था और इसके सब नामांकन कर देना था। इस तरह से बीजांड का चित्र बनाना था। फिर अगला है पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया था कि पक्षियों और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इसको मैंने समझाया भी था अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, यानी प्रोटीन बनने में आरएनए का योगदान बताना है। तो इसमें देखिए सेंट्रल डोग्मा वाला हाल लगता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता, बड़ी प्रोसेस है, इसको डिटेल से समझाया था आप लोगों को। फिर अगला है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसको देखिए मैंने अपने मॉडल पेपर में लिया था और कई बार मॉडल पेपर में लिया था, बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आ गया है मलेरिया परजीवी वाला में, लैंगिक जनन मच्छर में, अलैंगिक जनन मनुष्य में होता है। तो मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है इसका जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है, लैंगिक जनन मच्छर में, अलैंगिक जनन मनुष्य में। इस पर फुल वीडियो मैंने आपको समझाया भी था अच्छे से। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया था, जैव उर्वरक क्या है। मॉडल पेपर में भी इसको लिया था कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका उपयोग क्या है। ऐसा उर्वरक जिसमें जैविक पदार्थ मिला हो उसे जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे कंपोस्ट खाद था, गोबर की खाद थी और केचुए की खाद थी। और कृषि में इनका उपयोग क्या है, तो सारी चीजें आपको बताई गई थी। फिर प्लाज्मिड वेक्टर, देखिए प्लाज्मिड वेक्टर आ गया है। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इसको वेक्टर के रूप में प्रयोग करके बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए जो जीन थेरेपी है इसमें एडीए का एडिनोसिन डीएमिनेज वाला जो बच्ची पर प्रयोग किया गया था पहला, और यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है और इससे टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है इसकी कमी से निष्क्रिय हो जाती हैं। फिर अगला है किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों के नाम, बहुत ही आसान आ गया है और इसको मैंने बताया भी नहीं था, आ गया है क्वेश्चन ये। तो 2 कीट भक्षी पौधों के नाम आप यूट्रिकुलेरिया लिख सकते हैं, ड्रोसेरा लिख सकते हैं, डायोनिया लिख सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था जैव विविधता क्या है और कई बार इसको मॉडल पेपर में भी आपको बताया था। क्वेश्चन आ गया है जैव विविधता पर परिभाषा लिखिए। जीवों में होने वाली विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट से फंसे हैं। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कितनी बार मैंने आपको बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आएगा जरूर, आएगा जरूर। और देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गया। बहुत से लोग कहते थे अगर नहीं आएगा तो क्या आपको पता है, मुझसे कमेंट करने आते थे, लेकिन देखिए ना जाने कितने क्वेश्चन आ गए हैं हमारे द्वारा बताए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन खंडों में रिपीटेटिव सीक्वेंस को ज्ञात करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। फिर अगला है मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। मानव स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। फिर अगला है सूक्ष्म जीव के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। सूक्ष्म जीव की सहायता से जो औषधि उपयोग है इसका, जैसे पेंसिलिन वगैरह बनाई गई थी, उन सभी चीजों का वर्णन करना है।
फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। देखिए कितनी बार आपको बताया था मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन, नर भी बताया था, मादा भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी रखा था, मॉडल पेपर में भी रखा था, कई जगह से आपको बताया था और देखिए आ गया है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा में लगा है आवृत बीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के चित्रों की सही समझा। इसको 2 मॉडल पेपर में मैंने रखा था और देखिए आ गया है। फिर अगला है मेंडल के प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम। देखिए प्रभाविता और पृथक्करण के नियम को, मेंडल के सभी नियमों को मैंने इंपॉर्टेंट में रखा था और क्वेश्चन आ गया है मेंडल के नियम। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उदाहरण उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डीएनए की संरचना का वाटसन और क्रिक मॉडल आएगा जरूर, आएगा जरूर, ना जाने कितने मॉडल पेपर में मैंने इसको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया और देखिए आ गया है क्वेश्चन। फिर अगला है जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो ये तो खैर नहीं बताया था लेकिन फिर भी एक मॉडल पेपर में आपको रखा था और ये देखिए आ गया है। और फिर बायोस्फीयर रिजर्व कल के मॉडल पेपर